और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू से बड़ी खबर है, जहां पर झज्जर कोटली के पास भीषण हादसा पेश आया है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की बस हादसे का शिकार हुई है। हादसे में करीब 15 लोग घायल हुए हैं। बस के ब्रेक फेल होने से यह हादसा पेश आया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जम्मू के झज्जर कोटली इलाके के पास एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को लेकर जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बस में सवार करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। और इस हादसे पर और जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता राजन वैद जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, इस हादसे को लेकर अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? घायलों की हालत क्या कुछ है? जानकारी क्या मिल पा रही? देखिए, सुबह ये हादसा हुआ था। उसी वक्त जो है जो स्थानीय प्रशासन है और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत जो है इन सभी जो एम्प्लॉय हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के, उनको जो है जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और जो हमें वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक किसी को मेजर चोटें नहीं आई हैं। इस हादसे के पीछे प्रमा फेशिया ये बताया गया है कि इस बस की जो ब्रेक है वो फेल हो गई थी, जिससे कि एक जो रास्ते में एक जो एक डिवाइडर या चट्टान है उसके साथ ये टकरा गई थी, जिससे कि जो है माइनर चोटें जो है वो आई थी। जिसके बाद उनको तुरंत ही जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। ये सुबह जब है ये बस है, ये यूनिवर्सिटी की बस है जो कि वहां के एम्प्लॉइज को लेके आती है और छोड़ने जाती है। और बताया जाता है कि वहां से ये जा रही थी, तो उसके चलते जो है झज्जर कोटली जो इलाका है, झज्जर कोटली के बिल्कुल पास जो है ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही है कि जो ड्राइवर ने इसको बीच में ही जो है इसकी जो टक्कर है वो करवा दी। लेकिन यदि कोई पहाड़ी या ढलान वाला इलाका होता तो बहुत बड़ा हादसा जो है ये हो सकता था। कहीं जाने जा सकती थी। अगर नीचे किसी खाई में चली जाती है बस तो हम कह सकते थे कि काफी जाने चली जाती। लेकिन जिस तरह से बस जो है वो साथ में ही नेशनल हाईवे के साथ हिट जो है एक जो साथ में पिलर था उसके साथ टकरा गई, तो उससे जो है बस में वो नुकसान नहीं हो पाया है, वो नहीं नुकसान हुआ जितना हो सकता था। तो गनीमत है कि ये सब जो एम्प्लॉई हैं इनको माइनर चोटें आई हैं, जो कुछ दिनों के बाद जो है वो ठीक हो जाएंगी। ट्रीटमेंट इनको दिया गया है। लेकिन इस तरह से जब ब्रेक फेल हो गया तो एक बड़ा हादसा जो था वो हम इसको कह सकते हैं कि वो एक छोटे हादसे में तब्दील हुआ है। चोटें भी आई है, लेकिन ये ऐसा इसकी जो जांच है वो की जाएगी और देखने की कोशिश की जाएगी क्या वाकई ही जो है ये ब्रेक फेल हुए थे, जो कि प्राइमरी फेशियल जो लोग बताया जाता है कि जो विटनेस का कहना है कि इसमें ब्रेक फेल जो है वो बताया जाता है ड्राइवर की तरफ से हुए थे। लेकिन क्या वाकई ऐसा था, क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे, वो जांच के बाद ही मालूम होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राजन हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद भी बहुत अहम खबर है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। पुलवामा आतंकी हमले मामले में इंशा जान को बड़ा झटका लगा है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। कोर्ट ने पर्याप्त सबूत होने की बात कही है, सबूत होने की बात कही और आतंकी साजिश में भूमिका का आरोप है। तो पुलवामा आतंकी हमले के मामले में आरोपी इंशा जान को बड़ा झटका लगा है। जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने इंशा जान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि शुरुआती तौर पर ऐसे पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो आतंकी साजिश और गैर कानूनी गतिविधियों में उसकी कथित भूमिका की ओर इशारा करते हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इंशा जान और उसके पिता ने अपने घर पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को कथित तौर पर पनाह, खाना और लॉजिस्टिकल मदद मुहैया कराई थी। वहीं एनआईए ने इंशा जान और मारे गए जैश आतंकी मोहम्मद उमर फारूक के बीच हुई बातचीत को भी अहम सबूत बताया है। जांच एजेंसी के मुताबिक फारूक के फोन से मिले वॉइस नोट और तस्वीरें भी मामले में पेश की गई हैं। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। और इस खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, पुलवामा आतंकी हमले में इंशा जान को बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जम्मू की जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है उसकी तरफ से
जो एक बेल प्ली जो है वो इंशा जहां की तरफ से दी गई थी उसको रिजेक्ट किया गया है। उसके बेसिस ये बताए गए हैं कि कोर्ट को ऐसा लगा है कि सफिशिएंट जो प्राइमा फेशिया जो सबूत है वो इंशा जहां के जान के जो है खिलाफ जाते हैं, क्योंकि ऐसे कई पर्याप्त जो है सबूत हैं जिसमें ये साफ हो जाता है कि इंशा जान और उसके पिता जो है उन्होंने जैश ए मोहम्मद के उस आतंकवादी स्लेन जो आतंकवादी है और मोहम्मद उमर फारूक की जो है वो मदद की थी, लॉजिस्टिक जो उनको प्रोवाइड किया था, खाने पीने की मदद की थी। तो इसमें जो सफिशिएंट जो सबूत हैं उसकी बिना पे ही जो है ये फैसला लिया गया है, क्योंकि पुलवामा की जो घटना जो 2019 में हुई थी, 40 सीआरपीएफ के जवान जो है उसमें शहीद हुए थे, उसके बाद से ही जो है जब ये केस जो एनआईए को सौंपा गया था तो उसमें कई सबूत जो है एनआईए की तरफ से जो जुटाए गए थे वो यही संकेत कर रहे थे कि जो इंशा जान है उनके पिता हैं उन्होंने जो है वो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की मदद की है, जिसके ऐसे पर्याप्त सबूत भी हैं जिसकी बिना पे उनकी आज बेल को एनआईए स्पेशल कोर्ट की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। जी बिल्कुल राजन, जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने ये खुद माना है जमानत याचिका खारिज करते हुए कि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और साजिश में उनकी भूमिका के आरोप भी इसमें लगे हैं, यानी एक तरह से इंशा और उनके फादर को इसमें राहत नहीं मिली है और आने वाले दिनों में भी एक तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आतंकी साजिश और गैरकानूनी गतिविधियों में उनकी कथित भूमिका भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए कि जिस तरह से इंशा जान और उसके पिता जो है उन्होंने शेल्टर भी प्रोवाइड किया, यानी रहने की जो है जगह दी और उनको खाना पीना और जो लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट है वो जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं उनको दी गई थी, अपने घर पे दी गई थी। इसके जो है पर्याप्त जो प्राइमा फेशिया जो सबूत है वो उसकी बिना पे ही ये जो बेल है वो रिजेक्ट की गई है, क्योंकि और इसमें जो मुश्किलें हैं वो इंशा जान की आगे आने वाले वक्त में बढ़ेंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलवामा आतंकी हमले में इंशा जान को बड़ा झटका लगा है। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। आपको बताते चलें कि कोर्ट ने पर्याप्त सबूत होने की बात भी कही है। तो आतंकी साजिश में भूमिका का आरोप लगा है। पुलवामा आतंकी हमले में इंशा जान को बड़ा झटका लगा है। साल 2019 का आतंकी मामला, पुलवामा आतंकी मामला, जिसमें बीएसएफ के 40 जवान इस आतंकी हमले में शहीद हुए थे। आगे बढ़ेंगे। सांबा से बड़ी खबर है, जहां एम्स विजयनगर में नौकरी घोटाले के आरोप में पैसे लेकर नौकरी देने के आरोप लगे हैं। नौकरी घोटाले को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग उठाई है। जांच के लिए एम्स प्रशासन ने कमेटी बनाई है। जांच कमेटी ने 15 दिन का समय मांगा है। तो एम्स विजयपुर में कथित नौकरी घोटाले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कथित तौर पर पैसे लेकर लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है और उनके पास इससे जुड़े कुछ सबूत भी मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए एम्स प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है। कमेटी ने विस्तृत जांच के लिए 15 दिन का समय मांगा है। अब सभी की नजर जांच कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। कहा था पूरे मामले की एसआईटी बिठाए, हम आपको सबूत देके। इनका ऐसा रवैया है, हमने एसआईटी बिठाई है लेकिन आपको नहीं बताएंगे। उनका नाम जाहिर करने में क्या अपराध है? लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई है तो उसकी कॉपी दे हमें। हवा में क्या बात है कि अब हमने बिठा दी है जी, हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमारे रूल हैं। भ्रष्टाचार का भी रूल है क्या इनका? इनके बाप स्कैम्स नहीं है। आज इन्होंने हमारे लड़कों के ऊपर डंडे बरसाए जब अंदर आ रहे थे। आप हम पे ये विश्वास रखिए कि जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट बनेगी, और कमेटी हो सकता है आपसे भी, आप राहुल जी और अंशु जी, आपसे कमेटी मुलाकात करे और आपसे जो भी आपके पास तथ्य हैं, जो प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस है, वो आपसे लें। आप उनको बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड करके दीजिए। तो ये सारा का सारा एक प्रोसेस है ना। इस चीज़ को हमने मिनिस्ट्री में भी बता दिया है, तो हमको मिनिस्ट्री से भी इंस्ट्रक्शंस मिले। तो आप थोड़ा सा तो आपको रखना पड़ेगा संयम और थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा। आप भरोसा रखिए। तो आप सोचिए, किसी एक कमेटी के नुमाइंदे जो भी हैं, उनके मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन हैं, अगर हम नाम बता देते हैं ऐसे पब्लिक में,
तो उसकी भी तो मुश्किल आएगी ना। श्रीनगर के बेमना में जम्मू कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डिविजनल ऑफिस में छात्रों की इनोवेशन और क्रिएटिविटी देखने को मिली। कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों के छात्रों ने अपने तैयार किए गए अनोखे प्रोजेक्ट्स और मॉडल प्रदर्शित किए। इस पहल का मकसद छात्रों को अलग अलग लैब और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जरिए अपने आइडियाज को आजमाने और उन्हें प्रैक्टिकल रूप देने का मौका देना है। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने प्रदर्शन का दौरा कर छात्रों और शिक्षकों की मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में हो रहे सुधार को दिखाती है। मंत्री ने दावा किया कि उमर अब्दुल्ला सरकार के पिछले 2 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं और सरकारी स्कूलों में दाखिले भी बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में लेक्चरर की भर्ती के लिए कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। एक ही चीज बताऊंगी आपको कि हमारा जो ड्रीम है और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इन 2 वर्षों में एजुकेशन सेक्टर में लैंडमार्क डिसीजन लिए हैं, तो आज आपका रिजल्ट जो है वो उनमें नजर आता है। और मैं समझती हूँ कि जितना टैलेंट, जितनी काबिलियत हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों में है, मैं नहीं समझती हूँ कि इतनी काबिलियत कहीं पे है। लेकिन सिर्फ इस काबिलियत को हमें इनकी मदद करके उस काबिलियत को आगे लाना है। और इन 2 वर्षों में आप चाहे स्मार्ट क्लासरूमों की बात करें, चाहे जिस तरह के आज इन्होंने यहाँ बच्चों ने प्रोजेक्ट अपने लेके आए थे, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप एनरोलमेंट की बात करें, क्योंकि एनरोलमेंट मतलब इतना एजुकेशन का मतलब हाल हुआ था। 25 जो स्कूल यहाँ पे थे 2500 उनको क्लब किया गया था और जो हमारा एनरोलमेंट था वो बिल्कुल बहुत कम हो चुका था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि इस सरकार के दौरान जो है 16% नहीं 17% जो है एनरोलमेंट में फर्क आया हुआ है। तो अब आगे जो हायर क्लासेस में अगर कहीं पे कमी है, उसका रीजन ये है कि कई बच्चे जो हैं 10+2 के बाद जो है अपनी लाइन ले लेते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी कुछ कमी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इन 2 वर्षों में जो हमारा एनरोलमेंट है उसमें ओवरऑल 17% जो है इजाफा है। खबर कुलगाम से है, जहां फर्जी ओपीडी टिकट रैकेट का खुलासा हुआ है। टिकट जारी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार किए गए हैं। मेडिकल दुकानों से चल रहा था कथित खेल। पुलिस ने दोनों दुकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में लैपटॉप और अस्पताल के टिकट जब्त किए गए हैं। कुलगाम थाना पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो कुलगाम जिला अस्पताल में बिना इजाजत ओपीडी टिकट जारी करने के कथित रैकेट का खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अस्पताल प्रशासन को जानकारी मिली थी कि अस्पताल के सामने स्थित 2 मेडिकल दुकानों से कथित तौर पर मरीजों को बिना अनुमति ओपीडी टिकट जारी किए जा रहे थे। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों दुकानों पर छापेमारी की और कार्रवाई के दौरान लैपटॉप और अस्पताल के टिकट जब्त किए हैं। मामले में कुलगाम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब इस पूरे कथित रैकेट के नेटवर्क और इसके दायरे की जांच कर रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने मरीजों से अपील की है कि ओपीडी टिकट और अस्पताल से जुड़ी सेवाएं केवल अधिकृत माध्यमों से ही हासिल करें। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में मौजूद हूँ। आप यहाँ पर आए हैं कि ये फॉर्जरी है, ये आईटी फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से सरकार का खजाना कोई और लुटा रहा था अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। ये चीटिंग है, ये सरासर फॉर्जरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने या एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर उम्मीद है इसमें फ्री एंड फेयर एंड ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि ऐसा फ्रॉड लोगों के साथ ना हो जाए। काफ़ी दिनों से इनको हमने वार्न भी किया था कि ये बंद किया जाए, लेकिन बहरहाल ये चालू रहा। काफ़ी देर तक हम इसको ऑब्जर्व करते रहे और आपको पता होना चाहिए था कि ये अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे जो है
ये टिकट छापते हैं, फिर यहाँ गरीब पेशेंट्स को बेचते हैं 100 रुपये में, और उनको फिर बाहर लेके टेस्ट करवाते हैं, गैर ज़रूरी दवाई अद्वियात और गैर ज़रूरी टेस्ट भी करते हैं। तो उस सिलसिले में पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और कुछ लोगों को पकड़ा है, इंक्वायरी चल रही है और उसमें जो मुलविस होगा तो। जम्मू कश्मीर के युवा अब नौकरी तलाशने के बजाय खुद रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप के जरिए युवा उद्यमी सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं और एलजी प्रशासन भी इनके प्रयासों को लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्टार्टअप शुरू कर अपने कारोबार को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन के तौर पर 5 लाख और 12 लाख रुपए के चेक दिए। इन युवा उद्यमियों का कहना है कि वे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जिनकी बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है और कीमतें भी किफायती है। उद्यमियों को उम्मीद है कि कारोबार के विस्तार के साथ वे अपने आने वाले समय में दूसरे युवाओं को भी रोजगार के अवसर दे पाएंगे। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते भी खुलेंगे। देश में स्टार्टअप्स की जो शुरुआत करने वाले युवा हैं उनको मोटिवेट करना अब ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की प्राथमिकता है और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ये वो युवा हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में अपने स्टार्टअप की शुरुआत की और स्टार्टअप को कामयाब बनाया और आप इतने सारे जो प्रोडक्ट्स देख पाएंगे। ये एक मैसेज ये देता है कि युवा जो है अब निकल पड़ा है और युवा अब जॉब देना चाहता है, जॉब लेना नहीं चाहता है। क्या कहेंगे, आपने स्टार्टअप की शुरुआत कब की, कैसे की? ये स्टार्टअप 25 में शुरू किया था मैंने, 2025 में। 1 साल हो गया है इसको और मतलब ये सेंटेड कैंडल्स और रेजिन के प्रोडक्ट्स के ऊपर है सारा। और ये सारी कैंडल्स जो हैं ऑर्गेनिक सोया वैक्स से बनती हैं हमारी, मतलब इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस वगैरह जो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं होते हैं। हम पूरी सर्टिफाइड केमिकल्स यूज़ करते हैं जो भी मतलब फ्रेग्रेंस होती है। नॉर्मल ऐसे जो कैंडल्स आती हैं वो पैराफिन वैक्स की आती हैं। पैराफिन वो पेट्रोलियम से निकलता है तो इट्स क्वाइट वेरी हार्मफुल फॉर खास करके फीमेल्स। जो उसमें से भी फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत इफेक्ट करते हैं, मतलब हमारी फीमेल के हार्मोन्स के ऊपर। तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये पूरे सर्टिफाइड हैं और ऑर्गेनिक हैं, इसलिए वो वाली प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं आएगी। और ये आजकल डेकोरेशन में, दिवाली गिफ्टिंग में हम लोगों का मतलब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा जाता है, तो बस उसी के रिलेटेड है। बाकी रेजिंग में हम लोग करते हैं जो लोकल फ्लावर्स वगैरह होते हैं हिमालयाज़ के, वो हम लोग प्रिजर्व करते हैं। ये टेबल भी हमने खुद ही बनाया है, जैसे यहाँ पे ये टेबल है, तो मतलब इस तरह से हम फ्लावर प्रिजर्वेशन करते हैं। आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि ये कैसे आया, आइडिया कैसे आया? जस्ट ऐसे ही मतलब रैंडम आइडिया था ये, मतलब बस हम ये चाहते थे कि हम जो भी करें वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, तो बस हमने आपको आज अवार्ड दिया गया है, कितने का अवार्ड है, कितना? 5 लाख 5 लाख आपको अवार्ड मिला, खुश हैं? यस सर। इससे अब आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा? हाँ जी सर, हम लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। मतलब हमें बहुत सारी मशीन्स वगैरह कुछ चीज़ें लेनी थी, तो अब हम लोगों को बहुत इजीली वो सारा कुछ पड़ जाएगा, पॉकेट से मतलब इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप किस तरह से टीम बन के काम कर रहे हैं? एक्चुअली हम जो है साथ में काम करते हैं, जब एक अवेलेबल नहीं होता तो दूसरा उसको देखता है, और मतलब हम शिफ्ट्स में तो नहीं बट साथ में काम करते हैं और मतलब अच्छा भी लगता है और एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। और कितना साल का कितना आपका टर्नआउट होता है? अभी तो 1 ही साल हुआ है, तो दिवाली सीजन में बहुत अच्छा जाता है क्योंकि कैंडल्स का ज़्यादा इस जगह। टारगेट क्या रखा है? टारगेट तो हम चाहते हैं 1 लाख तो होना चाहिए, खास करके दिवाली पे तो 4-5 लाख का होना चाहिए इस बार से। आई होप सो, पर देखते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर इंस्टा वगैरह उस पर एक्टिव हैं, तो वहाँ से ही ऑर्डर्स आते हैं। हम सोशल मीडिया की मदद मिली आपको? हाँ जी सर, सोशल मीडिया की मदद भी, उसके साथ साथ प्रशासन और गवर्नमेंट की मदद भी इनको मिली है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के रियासी से पवित्र कौंसर नाग की 17वीं छड़ी यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हो गई है। ढोल, नगाड़ों और धार्मिक जयघोष के बीच श्रद्धालुओं का जत्था हिमालय की गोद में बसे कौंसर नाग के लिए रवाना हुआ।
रियासी में यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। यात्रा के मद्देनजर सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और पूरे यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं का जत्था माहौर और चसाना होते हुए दुर्गम पहाड़ी रास्तों से कौंसरनाग पहुंचेगा। 23 अगस्त को श्रद्धालु कौंसरनाग पहुंचकर पवित्र सरोवर में स्नान और पूजा अर्चना करेंगे। वहीं डीआईजी ने बताया कि यात्रा की सुरक्षा के लिए इलाके में जगह जगह सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। ये श्रावण मास चल रहा है, इस वक्त यात्राओं का सीन जैसे आप देख रहे हैं कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और कौसरनाग यात्रा जैसे आपने बताया कि बड़ी कठिन यात्रा है। तो इसमें हमारी सभी जो टीम्स हैं, हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर, एसएसपी रियासी मुकुंद जी, डीसी रियासी अभिषेक जी, सभी ने मिलकर जो प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा का प्रॉपर इंतजाम किया गया है, जिसमें हमारी सभी टीम्स आर्मी, सीआरपी, एसओजी, पुलिस सभी मिलकर जो है इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी ग्राउंड पर तैनात है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से कौसर यात्रा की प्रिपरेशन जो है चल रही है। ये 17वीं कौसरनाग छड़ी यात्रा इसने हर साल एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है और अनुमान के तहत इस साल भी जो है, पिछले साल जो 5000 यात्रा थी, इस साल ये संख्या उससे दुगनी होने जा रही है। और अभी हमारे साथ जितने जो रियासी से और अलग अलग राज्यों से या जिलों से जो लोग आए हुए हैं, वो तो हमारे साथ यहाँ से जा रहे हैं, आगे ये कारवां बढ़ता जाएगा। कल जो हमारा है, आज गाड़ियों से हम सफ़र तय करेंगे, कल हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे और 23 अगस्त को पवित्र स्नान रहेगा, पूजा अर्चना रहेगी कौसरनाग सरोवर में। वैष्णो देवी मंदिर चढ़ावे पर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जल्द बंद होगी मैनुअल काउंटिंग, 2 हफ्तों में खत्म होगी मैनुअल काउंटिंग। एलजी मनोज सिन्हा ने जानकारी दी है। गिनती के लिए कैश रिसाइकलर मशीनें लगाई गई हैं। चढ़ावे की गिनती में आएगी पारदर्शिता और इससे तेजी। तो वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था अब और आधुनिक होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि आने वाले करीब 2 हफ्तों में मंदिर में चढ़ावे की मैनुअल काउंटिंग पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से चढ़ावे का जो प्रोसेस है इसे आधुनिक और व्यवस्थित बनाने के लिए कैश रिसाइकलर मशीनें लगाई गई हैं। नई व्यवस्था के तहत मैनुअल तरीके से नोटों की गिनती पर निर्भरता खत्म होगी और चढ़ावे के प्रबंधन को ज्यादा तेज और व्यवस्थित बनाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम मंदिर की व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में अहम पहल है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हर साल हम देखते हैं कि लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और अगर हम यहाँ पर चढ़ावे की बात करें तो पिछले आज तक हम देखते थे कि चढ़ावे की गिनती जो है वो मैनुअली तरीके से की जाती थी। हालांकि सीसीटीवी की निगरानी में एक श्राइन बोर्ड के कर्मचारी यहाँ पर जो है वो इसकी चढ़ावे की गिनती करते थे, लेकिन अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये ऐलान किया है कि अब इसे जो है वो मैनुअली से बदल कर पूरी तरीके से हाईटेक और मशीन पे डिपेंड जो है वो कर दिया जाएगा। इसके लिए 2 ऑलरेडी जो कैश रिसाइकल मशीनें हैं वो इंस्टॉल की जा चुकी हैं और अगले 15 दिन तक जो है वो अन्य मशीनें भी जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल की जाएंगी। इसका मकसद पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा और कहीं ना कहीं चढ़ावे की गिनती में तेज़ी लाना भी है। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो श्रद्धालु भी श्राइन बोर्ड के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और अब जो पुरानी प्रक्रिया है, जो जिस तरीके से मैनुअली चढ़ावे की गिनती की जाती थी, अब उसे जो है वो मशीन पर निर्भर कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। उधर पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के चौथे जत्थे में करीब 1200 शिव भक्तों ने स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन और पूजन किए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आयोजित राष्ट्रव्यापी यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से
पहुंचे श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के बीच मंदिर में जलाभिषेक किया। चौथे जत्थे का नेतृत्व उत्तर प्रदेश बजरंग दल के प्रदेश संगठन मंत्री नीरज दोनेरिया ने किया। दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में लगाए गए निःशुल्क भंडारे और सेवा स्टॉल का भोजन किया और दोपहर के बाद जम्मू के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर नीरज ने कहा कि वर्ष 2005 में आतंकवाद के दौर में पुंछ के हिंदू समाज का मनोबल बनाए रखने और धार्मिक परंपराओं को सम्मान के साथ जारी रखने के उद्देश्य से ये यात्रा शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि समय के साथ यात्रा का स्वरूप बदला है और श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर 1200 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला और इस बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हजारों यात्री बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर 1200 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और इस मौके पर सिक्योरिटी के खास इंतजाम